नमस्कार, वीआईपी विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भावना। और आज की इस विशेष चर्चा में हम बात करेंगे कुबेरेश्वर धाम में 7 दिनों तक रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। साथ ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा का आज 5वां दिन है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कुबेरेश्वर में कुंभ की तर्ज पर इंतजाम किए गए। 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। घरों को धर्मशाला बनाया गया। बता दें कि भोपाल इंदौर रोड 24 घंटे डाइवर्ट रहेगा। आज से कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव 13 मार्च तक होगा। शिव महापुराण कथा का कार्यक्रम। कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण महोत्सव में शामिल होंगे देश भर के श्रद्धालु। करीब 4.5 लाख स्क्वायर फीट में लगे डोम। बिहार और महाराष्ट्र से पहुंचे ज्यादातर श्रद्धालु। बता दें कि सीहोर के चिताबलिया हेमा स्थित निर्माणाधीन मुरली मनोहर और कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में 7 से 13 मार्च तक भव्य रुद्राक्ष महोत्सव और शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन हो रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा के सानिध्य में यह महोत्सव हो रहा, जिसमें शामिल होने के लिए देश भर से भक्त पहुंच रहे हैं। ज्यादातर श्रद्धालु बिहार और महाराष्ट्र से हैं। आज से कुबेरेश्वर धाम में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। 2 से 3 लाख से अधिक भक्तों के सीहोर पहुंचने से यहां के सभी होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला फुल हो गए हैं। धाम के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लोग श्रद्धालुओं को किराए पर कमरा दे रहे हैं। भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे के पास होने से सबसे ज्यादा दिक्कत ट्रैफिक जाम की होती है। बता दें कि कुबेरेश्वर में कुंभ की तर्ज पर इंतजाम किए गए हैं। 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। घरों को बनाया धर्मशाला। भोपाल इंदौर रोड 24 घंटे रहेगा डाइवर्ट। सीहोर के चिताबलिया हेमा स्थित निर्माणाधीन मुरली मनोहर और कुबेरेश्वर महादेव मंदिर में 7 से 13 मार्च तक भव्य रुद्राक्ष महोत्सव और शिव महापुराण कथा का आयोजन हो रहा है। बिहार और महाराष्ट्र से पहुंचे ज्यादातर श्रद्धालु। आज से रुद्राक्ष वितरण महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। कुबेरेश्वर धाम में कुंभ की तर्ज पर इंतजाम किए गए। 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। घरों को बनाया धर्मशाला। सभी ने अपने घरों और कमरों को किराए पर दिया। बता दें कि कुबेरेश्वर धाम में लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। आज से कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जो 7 मार्च से 13 मार्च तक लगातार जारी रहेगा। कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण महोत्सव एक भव्य आयोजन होने जा रहा है, जहां प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। 7 दिनों तक लगातार यह रुद्राक्ष महोत्सव कार्यक्रम होगा। और वही बता दें कि कल महाशिवरात्रि है, जिसको लेकर यह एक अनोखा महोत्सव माना जा रहा है। भगवान शिव की कल जगह जगह पूजा अर्चना की जाएगी। मंदिरों में भव्य तैयारियां की जाएगी और शिवरात्रि के पर्व को लेकर भी अब मंदिरों में तैयारियां होना शुरू हो गई है। इसी के साथ कुबेरेश्वर धाम में आज से रुद्राक्ष महोत्सव का कार्यक्रम शुरू हो गया है और लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ज्यादातर बिहार और महाराष्ट्र के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने, वहीं ग्राम के लोगों ने अपने घरों और अपने घर में खाली पड़े कमरों को किराए पर दिया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े। बिहार और महाराष्ट्र से ज्यादातर श्रद्धालु इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। कुबेरेश्वर में कुंभ की तर्ज पर इंतजाम किए गए हैं। कई दिनों से प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ था। 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस महोत्सव में पहुंचेंगे और आज कई श्रद्धालुओं की भीड़ मौके पर देखी गई। इंदौर भोपाल रोड 24 घंटे ही डाइवर्ट रहेगा। श्रद्धालुओं में उत्साह नजर आ रहा है और 1 लाख से ज्यादा यहाँ पर रुद्राक्ष का वितरण किया जाएगा। 13
मार्च तक यह कार्यक्रम चलेगा और आज इस रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम का पहला दिन है। महोत्सव में शामिल होंगे देश भर के श्रद्धालु। 4.5 लाख स्क्वायर फीट में डोम लगाए गए हैं। बता दें कि बिहार और महाराष्ट्र से ज्यादातर श्रद्धालु कुबेरेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। आज कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण महोत्सव का पहला दिन रहा और यह कार्यक्रम एक भव्य कार्यक्रम माना जा रहा है। भगवान शिव के ऊपर अटूट आस्था रखने वाले सभी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बता दें कि कुबेरेश्वर में कुंभ की तर्ज पर इंतजाम किए गए। 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। घरों को बनाया धर्मशाला। इंदौर भोपाल रोड 24 घंटे डाइवर्ट रहेगा। बता दें कि खबर सीहोर से है, जहां कुबेरेश्वर धाम में कुंभ की तर्ज पर इंतजाम किए गए हैं। 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं और आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। रुद्राक्ष महोत्सव आज से शुरू हो गया है और इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सीहोर से खालिद खान जुड़ चुके हैं। खालिद जी, सीहोर में एक भव्य आयोजन आयोजित किया जा रहा है और आज से इसकी शुरुआत हो रही है। 13 मार्च तक होगी रुद्राक्ष वितरण महोत्सव की, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये जो रुद्राक्ष के लिए इंतजाम करे गए हैं और यहाँ पर देश के कई शहरों से श्रद्धालु आ रहे हैं जी। और जो समिति द्वारा इंतजाम करे गए सुरक्षा की दृष्टि से काफी अच्छे इंतजाम है। यहाँ पे लगभग 4.5 लाख स्क्वायर फीट के उसमें डोम तैयार किए गए हैं। प्रशासन द्वारा यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं अस्थायी रूप से जी। और जो भी है रास्ते में आने जाने वाले लोगों के लिए मार्गदर्शन चुने गए हैं। वहाँ पे पंडाल लगाए गए हैं ताकि वो दूर से आ रहे हैं वहाँ पे रुके ठहरे और वहाँ पे हर चीज का इंतजाम प्रशासन द्वारा और आयोजन समिति द्वारा किया गया है। जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बिहार और महाराष्ट्र से ज्यादातर श्रद्धालु आज पहुंचे हैं। 7 दिनों तक लगातार यह रुद्राक्ष वितरण महोत्सव आयोजित किया जाएगा, तो ऐसे में बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है? देखिए, बिहार से और महाराष्ट्र के अलावा देश के विभिन्न राज्यों से लोग आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं जी। और काफी टाइम पहले से यहाँ पर मालूम पड़ गया था कि शिव महापुराण पे पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा कथा की जाती है, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा इस बार रुद्राक्ष वितरण नहीं किया जाएगा।
क्योंकि अभी इस टाइम कथाई का आयोजन किया गया है जी और जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो काफी देखें तो महाराष्ट्र और बिहार और यूपी से अधिक आ रहे हैं। जी, जिस तरीके से लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है, कुबेरेश्वर धाम भगवान शिव को लेकर यहाँ एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। कल शिवरात्रि भी है, ऐसे में लगातार मंदिरों में भी भगवान शिव की आराधना के लिए श्रद्धालु पहुंचेंगे। पुलिस प्रशासन, इतने सारे श्रद्धालु, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे जैसा कि आपने बताया है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने क्या पुख्ता इंतजाम किए हैं? देखिए अभी क्या है कि सीहोर के पास में ही उज्जैन है जी वो भोपाल इंदौर मार्ग जो है वो उज्जैन को कवर करता है। जी तो बहुत से श्रद्धालु क्या है कि शिव की नगरी उज्जैन होते हुए महाकाल से होते हुए जी सीहोर आएंगे, जो कि उसमें प्रशासन अनुमान नहीं लगा पा रहा है, लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि कम से कम 5 लाख श्रद्धालु आने की संभावना है जी 13 तारीख तक। जी अब अभी की डेट में 2 लाख के करीब श्रद्धालु यहाँ आ पहुंचे हैं और प्रशासन ने सुरक्षा के पूरे इंतजाम करे हैं। चाक चौबंद है, पूरे प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। जी जगह जगह उन्होंने बैरिकेड लगा रखे हैं, रोड को डाइवर्ट कर दिया गया है। जी इंदौर भोपाल जाने वाले मार्ग को पूरी तरह प्रशासन ने कवर कर रखा है जी और हर जगह प्रशासन के कर्मी, सुरक्षा कर्मी जी जी पार्किंग की व्यवस्था की गई है, खाने जी की व्यवस्था की गई है, श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था की गई है। जी सीहोर को पूरी तरह धर्मशाला का रूप दे दिया गया है। जी लोगों ने अपने घर द्वार खोल दिए हैं। जो भी धर्मशाला है, जो भी किराए के घर हैं, जो भी किराए के मकान है, जी उसके अलावा भी लोगों के पास अगर फ्री फालतू में जो भी उपलब्ध था, जो भी खाली मकान था या जो कमरा था, जो हाल था, जी तो उन्होंने पूरी तरह से श्रद्धालुओं के हवाले कर दिया है जी और हर चीज में वो श्रद्धालुओं की सेवा में लगे हुए हैं। जी जी खालिद जी, जिस तरह से आपने उज्जैन का जिक्र किया है, महाकाल की नगरी का जिक्र किया है, महाशिवरात्रि नजदीक है और ऐसे में अगर उज्जैन की अगर बात करें, महाकाल की नगरी की अगर बात करें, तो वहां पर पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं? इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों को आने में कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो, लोग सुविधा के साथ आ जाएं। जी और सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस ने एक जो प्रेस नोट जारी करा था कुछ दिन पहले, जी जिसमें उन्होंने पूरी तरह से विज्ञप्ति में याद कराया था कि इस तरह से लोगों को मार्ग पे आना है और कहाँ कहाँ पर उनको सुविधा उपलब्ध है, वो उसके लिए पूरे वहाँ पे उन्होंने लगा रखे हैं, बोर्ड लगा रखे हैं, होर्डिंग लगा रखे हैं और जो भी उनसे बन सका था वो करा है। जी, जिस तरीके से लाखों की संख्या में श्रद्धालु कुबेरेश्वर धाम पहुंचेंगे, और तो ऐसे में लाखों की संख्या में अगर श्रद्धालु पहुंचेंगे तो ऐसे में इमरजेंसी सेवाओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है कि इमरजेंसी सेवाओं के लिए अगर कोई बीमार हो गया, किसी घटना का शिकार हो गए, तो ऐसे में इमरजेंसी सेवाएं किस तरह से उन तक पहुंचेगी? उनके लिए भी प्रशासन द्वारा जिला स्वास्थ्य अधिकारी के साथ मीटिंग की गई थी और उसके लिए प्रशासन ने आइसोलेशन वार्ड उपलब्ध कराए हैं। अस्थायी रूप से एम्बुलेंस की पूरी व्यवस्था है, एक डॉक्टर्स की टीम वहाँ पे पूरे टाइम उपलब्ध है। तो वो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो काफी अच्छे इंतजाम है, जिससे कोई भी अगर किसी भी चीज से या किसी भी का भी स्वास्थ्य गड़बड़ होता है या कोई बीमारी होती है तो उसका उपचार होने की पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। जी, जिस तरीके से बताया गया है कि 7 मार्च से 13 मार्च तक लगातार रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम आयोजित होगा, इसी के साथ और क्या कुछ कार्यक्रम हो सकते हैं या फिर सिर्फ रुद्राक्ष वितरण का कार्यक्रम ही होगा? देखिए 7 से 13 मार्च तक के लिए जो शिव महापुराण कथा है पंडित जी द्वारा वो की जाएगी। जी, रुद्राक्ष वितरण का अभी उन्होंने कुछ क्लियर नहीं करा है, क्योंकि रुद्राक्ष वितरण में काफी दिक्कतों का सामना होता है, इसलिए उन्होंने अभी रुद्राक्ष वितरण की कोई घोषणा नहीं करी है। जी, जिस तरह से सूत्रों से जानकारी मिली थी कि 1 करोड़ से ज्यादा रुद्राक्ष का वितरण होगा इन 7 दिनों में। जी, इसकी क्या कुछ जानकारी? आप बता रहे हैं कि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है और जानकारी अभी मिली है कि 1 करोड़ से ज्यादा जो है रुद्राक्ष का वितरण होगा।
जी, उसके लिए पंडित जी द्वारा ऑनलाइन रुद्राक्ष वितरण भी किया जाएगा। जी और हो सकता है कि आने वाली दिनों में और कुछ रुद्राक्ष वितरण को लेके नई बात सामने आए, जी तो वो हम आपको आगे अपडेट कराते रहेंगे। जी जी खालिद जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि कुबेरेश्वर धाम में एक भव्य रुद्राक्ष वितरण महोत्सव आयोजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन ने किए हैं। 1000 से ज्यादा सेवादार भी इस दौरान तैनात किए गए हैं। 1 करोड़ से अधिक रुद्राक्ष भी वितरित किए जाएंगे। बता दें कि सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव का एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 7 से 13 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव आयोजित किया जाएगा। आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 1000 से ज्यादा सेवादार भी प्रशासन ने तैनात किए हैं। 1 करोड़ से अधिक रुद्राक्ष वितरित किए जाएंगे। गांव वालों ने घरों को होटलों में तब्दील कर दिया। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगर बात करें तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 5वां दिन है और लगातार राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जगह जगह पहुंच रहे हैं। 9 जिलों से राहुल गांधी गुजरे हैं। महाकाल दर्शन से लेकर खाच पंचायत तक उन्होंने की है। न्याय यात्रा आज राजस्थान में प्रवेश करेगी। 5 दिनों तक लगातार इस यात्रा ने मध्य प्रदेश में भ्रमण किया। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में यह यात्रा पहुंची। मध्य प्रदेश में 5 दिन रहने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज राजस्थान में प्रवेश करेगी। मध्य प्रदेश में राहुल की यात्रा 2 मार्च को मुरैना से एंटर हुई थी। इन 5 दिनों में यात्रा 9 जिले और 7 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरी। इस दौरान राहुल गांधी के अलग अलग रंग नजर आए। उन्होंने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। वे सेना में भर्ती की चाहत रखने वाले युवाओं से मिले तो वहीं किसानों के साथ खाट पंचायत की। भगवान महाकाल की शरण में गए तो यात्रा के रूट में भी उन्होंने लोगों से संवाद किया। एक कार्यकर्ता ने राहुल गांधी को अमरूद भेंट किए तो वे अमरूद के बगीचे में भी इस दौरान पहुंचे। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं खालिद खान। खालिद जी, राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वह लगातार जगह जगह भ्रमण कर रही है। 5 दिन से वह लगातार मध्य प्रदेश में थी, तो मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहा? देखिए, मध्य प्रदेश में जब राहुल गांधी की यात्रा आई है जी तो राहुल गांधी का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ है जी। सभी से उन्होंने जनसंपर्क किया है, महिलाओं से, बच्चों से, बूढ़ों से, युवाओं से। खास तौर से उन्होंने विद्यार्थियों से ज्यादा जुड़े हैं जी। और उन्होंने यही संदेश दिया है कि जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी थी उसी तरह से भारत न्याय यात्रा करी है। तो एक तरीके से ये पार्ट 2 है जी यात्रा का, वर्जन 2 कह सकते हैं आप जी। राहुल जी, शहरों से जो होती हुई राहुल गांधी जी की यात्रा यहाँ से निकल चुकी है। अब सुनने में आ रहा है, सूत्रों ने बताया है ऐसा कि अब वो राजस्थान की ओर कूच कर रहे हैं जी। इसी के साथ यदि बात करें राहुल गांधी के भाषण की तो जगह जगह उन्होंने भाषण दिए, उन्होंने पंचायत लगाई और इसी बीच उन्होंने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बेरोजगारी बढ़ा दी।
देखिए, लोकसभा चुनाव जैसे कि अभी नजदीक है, जी। अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं और कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। जी। अब राहुल गांधी कतई ये नहीं चाहते कि उन्हें लोकसभा में भी हार का सामना करना पड़े, जी। इसलिए वो जी जान तौर से मेहनत में लगे हुए हैं और अकेले अपने दम पे पूरे एमपी का दौरा कर रहे हैं और ये जता रहे हैं जनता को कि आप हमें लोकसभा में सीट से जिताइए जी। और हम आपको उसके बदले में जो भी भाजपा नहीं दे पाई है, जो मोदी सरकार नहीं दे पाई है, वो कांग्रेस देने के वादे कर रही है। तो प्रत्यारोप जी। आरोप लग रहे हैं एक दूसरे पे जी। और इसी के चलते विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। जी खालिद जी, लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जगह जगह भ्रमण कर रही है। मध्य प्रदेश में 5 दिनों तक यह यात्रा रही और इस दौरान 9 जिलों से गुजरे राहुल गांधी। 5 दिन रहने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब राजस्थान की ओर बढ़ चुकी है। मध्य प्रदेश में राहुल की यात्रा 2 मार्च को मुरैना से एंटर हुई थी, जो 5 दिनों में यह यात्रा 9 जिले और 7 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार अब राहुल गांधी ने अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को और तेज कर दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 दिन तक मध्य प्रदेश में रही, जहां इस यात्रा ने 9 जिलों में भ्रमण किया और करीब 5-7 लोकसभा तक यह पहुंची। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 दिनों तक मध्य प्रदेश में रही, वहीं आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान की ओर बढ़ रही है।
लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में लगातार अब तैयारियों का दौर भी शुरू हो गया है। वहीं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आगरा पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे आगरा। बीजेपी के अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन में हुए शामिल। कोठी मीना बाजार में महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 5,198 करोड़ की 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी आज किया जा रहा। बता दें कि विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मध्य प्रदेश, राजस्थान के डिप्टी सीएम सहित 4 मंत्री भी इस महासम्मेलन में शामिल होंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आगरा पहुंचे। तैयारियों का दौर अब शुरू हो चुका है। बता दें कि तैयारियों का दौर अब शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आगरा पहुंचे, जहां इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस महासम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे। बता दें कि आगरा में योगी नड्डा 5,000 करोड़ के 124 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया। योगी बोले, पहली बार एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि रखा। आगरा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला। और इसी के साथ अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम सिंह जी, संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं। बलराम जी, लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी, आज भाजपा का जो अनुसूचित मोर्चे का राष्ट्रीय सम्मेलन आगरा में आयोजित किया जा रहा है जी, इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज पहुंचे हैं इस सम्मेलन में शिरकत करने के लिए। आपको बता दें कि यूपी की कुल आबादी में करीब 21% के करीब अनुसूचित जाति के वोटर हैं। इनको साधने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। आज इस सम्मेलन के लिए इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम समेत यूपी के भी कई मंत्री असीम अरुण समेत जो अनुसूचित जाति आते हैं वो लोग भी पहुंचे हैं। इस मौके पर करीब 5,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। इसके साथ ही अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा ने भी विपक्षी दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए, अनुसूचित जाति की अनदेखी का आरोप लगाते हुए बयान दिए। जी बलराम जी, जिस तरीके से भाजपा में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी अध्यक्ष जो है उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से लगातार तैयारियों को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। जी, जेपी नड्डा जी ने अपने संबोधन में कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब का अपमान किया है, जाति का किया है। उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं खुद को भारत रत्न दिया था, वहीं इंदिरा गांधी ने भी खुद को भारत रत्न दिया, के साथ ही अम्बेडकर जी को नहीं दिया। जब भाजपा की सरकार आई तो भाजपा ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिया। ये सीधे तौर पर जेपी नड्डा ने हमला बोला कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस की नीतियों पर बड़े प्रहार किए। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने परिवारवाद पर भी निशाना साधते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ओम प्रकाश चौटाला, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, बिहार में लालू, तेजस्वी, ये जो भी परिवारवादी पार्टियां हैं, सबको निशाने पर लेते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस जो है वो सोनिया प्रियंका एक परिवार की ही पार्टी है। उन्होंने कांग्रेस और ये जो विपक्षी दल जो INDI में इसमें शामिल है, उन सबको एक परिवार की पार्टी कहते हुए निशाने पर लिया। जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने एयरपोर्ट का जिक्र करते हुए महर्षि वाल्मीकि का भी जिक्र किया है उनके संबोधन की। और क्या कुछ खास बातें रही? जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में बने एयरपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि एयरपोर्ट का नाम
भगवान वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। इसके साथ ही उन्होंने काशी विश्वनाथ में संत रविदास की 25 फीट की मूर्ति का भी जिक्र करते हुए कहा कि जब भाजपा की सरकार आई, जब हमने काम किया तो भगवान वाल्मीकि का नाम पर एयरपोर्ट बना, संत रविदास जी के नाम पर जो है इनकी मूर्ति लगी 25 फीट की। तो उन्होंने, उनके कहने का आशय यही था। वो सीधे तौर पर अनुसूचित, चूंकि ये दोनों जो संत है ये अनुसूचित जात से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए इनका नाम लेते हुए उन्होंने सीधे तौर पर अनुसूचित जात के लोगों को ये बताने की कोशिश की कि जब से बीजेपी की सरकार आई है उनकी बात सुनी जा रही है, उनके जो काम हो रहे हैं और जो भी उनके जिनकी वो लोग पूजा करते हैं, जो देवता है उनके, जो भी संत हैं, उनको महत्व दिया जा रहा है भाजपा की सरकार में। जी आज जी स्टेशन का नाम भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर रखने की बात का भी जिक्र किया अपने संबोधन में। जी इसी के साथ आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आगरा में जनता को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा कि कांग्रेस ने बीजेपी का अपमान किया है, भीमराव अंबेडकर जी का उन्होंने अपमान किया है। इसके साथ ही उनके संबोधन की और क्या कुछ खास बातें रही? जी, अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने खासतौर पर आज धारा 370 का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि धारा 370 हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी जो रहने वाले अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको भी अब आरक्षण का सीधा तौर पर लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जो विभिन्न प्रकार की कोचिंगें चल रही, कोचिंग जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उनका भी सीधे तौर पर अनुसूचित जाति के जो छात्र हैं उनको लाभ मिल रहा है। इसके साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जो कहा कि अब चुनकर एससी मेंबर आ सकेंगे, जो कि अब वहां पर भारत का संविधान लागू हो गया है। अब वहां पर जो भी आरक्षण का लाभ है वो वहां पे सीधे तौर पर लोगों को मिलेगा। जी बलराम जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5000 करोड़ के 124 प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए पहुंचे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल हुए। बता दें कि आगरा में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया। वहीं बात करते हैं लखनऊ की, जहां बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। पहली सूची उन्होंने 195 प्रत्याशियों की जारी की है। तो अब लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस भी जल्द करने जा रही है। कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक आज आयोजित की जाएगी। शाम 6 बजे यह बैठक आयोजित होगी। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे। अभी तक पहली लिस्ट जारी नहीं की गई है। जिस तरह से बीजेपी ने पहली सूची जारी की है, तैयारियों का दौर शुरू हो गया है। वहीं अब कांग्रेस की आज विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी। कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक आज शाम 6 बजे होगी। इसमें लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम भी फाइनल किए जाएंगे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा समिति में शामिल अन्य नेता बैठक में हिस्सा लेंगे।
बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से भेजे गए नामों में से उम्मीदवार फाइनल किए जाएंगे। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो चुकी है। कांग्रेस ने अभी तक आम चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार का नाम नहीं घोषित किया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने बताया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। शाम 6 बजे कांग्रेस मुख्यालय में यह बैठक आयोजित की जाएगी। अलग अलग प्रदेशों की सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। जिस तरह से बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है, दूसरी सूची पर मंथन चल रहा है, ऐसे में अब कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जल्द करेगी। अमेठी जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को बनाया है अमेठी से प्रत्याशी। प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ने को कहा गया। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज आयोजित की जाएगी। और वही अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम जी जुड़े हुए हैं। बलराम जी, बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है, वहीं कांग्रेस भी अब अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान जल्द करेगी, जिसको लेकर आज बैठक आयोजित की गई है, और क्या कुछ जानकारी है? जी बलराम जी, आपको आवाज आ रही है? जी कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक आज आयोजित की जाएगी। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम फाइनल होंगे। अभी तक पहली लिस्ट जारी नहीं की गई। कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक आज 6 बजे आयोजित होगी, जिसमें लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। कांग्रेस की चुनाव समिति की आज बैठक आयोजित की जाएगी। और वहीं इस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी बलराम सिंह जी जुड़े हुए हैं। बलराम जी, बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की, 195 प्रत्याशियों के नामों का उसमें ऐलान किया गया है। वहीं अब कांग्रेस की भी आज विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, उसकी और क्या कुछ जानकारी है? जी, आज कांग्रेस पार्टी की जो केंद्रीय चुनाव समिति है उसकी बैठक दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत जो अन्य नेता, जो बड़े नेता हैं, जो समिति में शामिल हैं, बैठक होगी। इस बैठक के बाद ही चुनाव में जो प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। जी, अगर यूपी की बात करें तो यूपी में कांग्रेस पार्टी 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। 6 सीटें चूंकि समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, गठबंधन में जो शामिल अन्य दल है समाजवादी पार्टी के साथ ही 63 सीटें उनके लिए छोड़ी गई हैं। यूपी में जो अभी तक बात निकल कर आ रही है कि अमेठी से एक बार फिर राहुल गांधी चुनाव मैदान में आएंगे। पिछली बार वो स्मृति ईरानी से हार गए थे राहुल गांधी यहाँ से, और चूंकि वो वायनाड से भी चुनाव लड़े थे, तो केरल की वायनाड सीट से वो जीतकर मौजूदा समय सांसद है। इस बार भी चर्चा है कि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। वही बात अगर कांग्रेस पार्टी के गढ़ रायबरेली की करें तो रायबरेली से इस बार प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा ज्यादा चल रही है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव जीतकर सोनिया गांधी अब उच्च सदन की सदस्य बन चुकी हैं। ऐसे में रायबरेली की लोकसभा सीट रिक्त है, और इस बार माना यह जा रहा है कि वहां से प्रियंका गांधी स्वयं चुनाव मैदान में होंगी। जी बलराम जी, जिस तरह से आपने बताया कि पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी से राहुल गांधी को जो है मात मिली थी, तो ऐसे में अमेठी में इस बार कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल, चूंकि अमेठी और रायबरेली ये उत्तर प्रदेश की 2 सीटें हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी का गढ़ रही हैं, और पिछला चुनाव राहुल गांधी बड़े अंतर से वहां से हारे थे स्मृति ईरानी से, और इस वो फिर से चर्चा यही चल रही है कि राहुल गांधी
अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। इसलिए ये हो सकता है कि राहुल गांधी वायनाड सीट से भी चुनाव लड़े, लेकिन वो अमेठी नहीं छोड़ना चाहेंगे। ये रणनीतिकारों का भी कहना है कि जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जो गांधी परिवार के जो बड़े नाम हैं, बड़े चेहरे हैं, वो यूपी से ही चुनाव, क्योंकि आज भले कांग्रेस पार्टी की स्थिति यूपी में कमजोर है, लेकिन यदि जब कभी वो मजबूत होंगे तो अगर उन्हें केंद्र की सत्ता हासिल करनी है तो उन्हें यूपी में चुनाव जीतने ही पड़ेंगे, यूपी में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने ही पड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी यही चाहेगी कि कुछ भी हो जाए, यूपी से जरूर वो जो अपना जुड़ाव बना रहे, और जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है वो यूपी से ही चुनकर आए। जी बलराम जी, जिस तरह से आपने बताया है कि पार्टी 70 नामों का ऐलान इस बैठक के बाद कर सकती है। फिलहाल यह देखने वाली बात होगी कि सूची में कितने नाम सामने आते हैं। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर अब कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों की सूची जल्द ही जारी करेगी। दिल्ली कूच के लिए किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। दिल्ली कूच का आज 24वां दिन है। बता दें कि पंधेर बोले ट्रैक्टर ट्रोली सिर्फ एक बहाना है, प्रदर्शन की इजाजत नहीं देना चाहती सरकार। किसान आंदोलन 2 का आज 7 मार्च को 24वां दिन है। किसान नेताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली कूच बता दें कि हरियाणा पंजाब के हजारों किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान आंदोलन 2 का आज 7 मार्च को 24वां दिन है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों के किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली कूच कर रहे हैं। बता दें कि हरियाणा पंजाब के हजारों किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान आंदोलन 2 का आज 7 मार्च को 24वां दिन है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों के किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन कई किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एडवोकेट प्रदीप रापड़िया ने बताया कि केस में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने किसान शुभकरण की पुलिस फायरिंग में हत्या की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि शंभू और खनौरी पर आंदोलन का आज 24वां दिन है। आज हमारी बातें कल सच साबित हो गई कि सरकार ट्रैक्टर ट्रोली को लेकर सिर्फ बहाने बना रही है।
हकीकत तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों और मजदूरों को दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी है। हमें यह जानकारी मिली है कि लगभग 147 किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया है। किसान नेता शरवण सिंह पंधेर ने कहा कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय कामगार महिला दिवस पर देश भर से बड़ी संख्या में महिलाएं शंभू और खनौरी मोर्चों में पहुंचेगी। बता दें कि 147 किसानों को अब तक पुलिस ने हिरासत में लिया है और वहीं 8 किसानों की मौत भी हुई है। वहीं बता दें कि 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में महिलाएं शंभू बॉर्डर पर पहुंचेगी। 10 मार्च को ट्रेनें रोकेंगे सभी किसान। किसानों का दिल्ली कूच लगातार जारी है। किसानों के दिल्ली कूच का आज 24वां दिन है। अभी तक 8 किसानों की मौत की खबर सामने आई है। वहीं 147 किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। 8 मार्च यानी कि कल बड़ी संख्या में महिलाएं प्रदर्शन करेंगी। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंचेंगी। बता दें कि हरियाणा पंजाब के हजारों किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान आंदोलन का आज 24वां दिन है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों के किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली कूच कर रहे हैं, लेकिन कई किसान नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। एडवोकेट प्रदीप रापड़िया ने बताया कि केस में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने किसान शुभकरण की पुलिस फायरिंग में हत्या की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से अश्विनी कुमार जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, किसान आंदोलन लगातार जारी है, उनके आंदोलन का आज 24वां दिन है, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल? आपको बताना चाहूंगा कि किसान पिछले 24 दिनों से हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर डटे हुए हैं और वो लगातार दिल्ली के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस शासन के द्वारा की गई कड़ी सख्ती के बदौलत वो वही बॉर्डर पर ही डटे हुए हैं। किसान लगातार दिल्ली जाने के बारे में रणनीति बना रहे हैं, लेकिन अभी एक नई बात सामने आई है कि किसान नेताओं ने हरियाणा पंजाब के किसानों को छोड़कर बाकी देश के सभी किसानों को दिल्ली बुलाने की कॉल की है, जिसके चलते दिल्ली प्रशासन ने उनको वहां महापंचायत करने की फिलहाल इजाजत नहीं दी है और फिलहाल दिल्ली में जंतर मंतर पर धारा 144 लगा दी गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इजाजत न मिलने के कारण प्रदेश के पूरे देश से कई किसानों को पुलिस के द्वारा लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। जी, किसान आंदोलन का आज 24वां दिन है। वहीं किसानों ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि कल यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, ऐसे में वह बड़ी संख्या में शंभू बॉर्डर पर महिलाएं वहां पर पहुंचेंगी और प्रदर्शन करेगी। प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं इसको लेकर? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि किसान नेताओं ने कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा की महिलाओं को आह्वान किया है कि भारी संख्या में बॉर्डर पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन को तेज करें। तो वहीं पर किसानों की इस मांग को देखते हुए प्रशासन ने भी कमर कस ली है और वो किसानों की लगातार गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि परसों 10 तारीख को किसानों ने पंजाब में रेल रोको की भी कॉल की है और उसके बाद 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत का भी ऐलान किया गया है। लेकिन
लेकिन दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं किसानों को महापंचायत करने की फिलहाल इजाजत नहीं मिली है, जिसके कारण कहीं ना कहीं फिर और प्रशासन के बीच पेश फंसता हुआ नजर आ रहा है। जी, इस किसानों के इस प्रदर्शन में अभी तक 8 किसानों की मौत की खबर सामने आई है। ऐसे में किसान शुभकरण की जब मौत हुई थी, उनका अंतिम संस्कार किया गया था, तो उस मौके पर किसानों ने कहा है कि 10 मार्च को वह रेलवे भी जाम करेंगे। तो ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि रेलवे जाम करने से यात्रियों को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। किसानों ने 10 मार्च को किसान रेल रोको अभियान की कॉल की है, जिसके मद्देनजर रेलवे पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है और फिलहाल किसानों को इस बारे में कहीं ना कहीं प्रशासन समझाने में जुटा हुआ है, लेकिन किसान है कि लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि किसान आंदोलन के दौरान किसान नेता शुभकरण की मौत पर भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का रुख सख्त देखने को मिला है। कोर्ट ने कहीं ना कहीं किसानों को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप बच्चे की आड़ में हथियार लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि गलत है और किसानों को गिरफ्तार करके चेन्नई भेज दिया जाना चाहिए। इस हाई कोर्ट की इस फटकार से लगातार कहीं ना कहीं किसानों के हौसलों पर कहीं ना कहीं इसका गहरा असर पड़ेगा। जी, जिस तरीके से लगातार 24 दिन से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार जो है किसानों की भी मौत हो रही है। अब तक 8 किसानों की मौत हो चुकी है। तो ऐसे में किसान नेता किसान जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो 8 किसान की मौत हुई है, उनका जिम्मेदार किसे ठहराया जा रहा है? किसानों के साथ साथ कई इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी इस दौरान पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, लेकिन किसान नेताओं का इस बारे में साफ कहना है कि ये प्रशासन की लापरवाही और जुर्म के कारण इन लोगों की मौत हुई है और जब तक इसका उचित मुआवजा नहीं मिलेगा वह लगातार सरकार का विरोध करेंगे। देखिए, जिस तरह से किसान एकजुट होकर यह प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में कई किसानों की मौत हो रही है, कई परिवार तबाह हो रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति, उनका घर परिवार, उनकी कई सारी समस्याएं हैं। तो ऐसे में उन्हें उनका परिवार का क्या होगा? बिल्कुल, क्या उनका यह प्रदर्शन जायज है? जी अश्विनी जी, आपको आवाज आ रही है? जी अश्विनी जी, जिस तरीके से 8 किसानों की मौत हुई है, किसान एकजुटता की बात करते हैं कि एकजुटता के साथ वह यह प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में किसानों की मौत हो रही है, तो उन किसानों की मौत का जिम्मेदार किससे ठहराया जाएगा? बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। लगातार इस दौरान 8 लोगों की मौत हो चुकी है। किसान इस सारी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के ऊपर थोपते हैं और सरकार से कहीं ना कहीं इस हादसे में मारे गए लोगों को मुआवजा देने और सरकारी नौकरी देने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो सरकार पर किसानों ने पूरा ये मामला थोप दिया है। जी, वहीं इस दौरान इस प्रदर्शन में पुलिस ने करीब 147 किसानों को हिरासत में लिया है। इस पर किसानों का क्या कुछ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया किसानों की देखने को मिल रही है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आज हरियाणा के जींद जिले में लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, अश्विनी जी का हमसे संपर्क नहीं हो पा रहा है किसी कारण से। बता दें कि किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज उनके प्रदर्शन का 24वां दिन है। अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं और ऐसे में 8 किसानों की भी इस प्रदर्शन के दौरान मौत हुई है और 147 किसानों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच की तरफ बढ़ रहे हैं, दिल्ली की ओर लगातार बढ़ रहे हैं सभी किसान।
फिलहाल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है ड्राई आइस का, जिसको लेकर अब 5 लोगों को माउथ बर्न हुआ। बता दें कि गुरुग्राम का यह वीडियो है जहां खाना नहीं खा पा रहे सभी पीड़ित लिक्विड डाइट पर उन्हें रखा गया है। लेडी वेटर ने माउथ फ्रेशनर की जगह खाने को दिया। माउथ फ्रेशनर की जगह दिए ड्राई आइस खाए 5 लोगों को माउथ बर्न हुआ। लेडी वेटर अमृतपाल और कौर ने रेस्टोरेंट में उन्हें ड्राई आइस दी। मैनेजर गिरफ्तार, वेटर अमृतपाल कौर अभी फरार है। बता दें कि गुरुग्राम के रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर की जगह दी ड्राई आइस खाने से 5 लोगों को माउथ बर्न हुआ। उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन अभी वे खाना नहीं खा पा रहे। उन्हें लिक्विड डाइट पर रखा गया है। जिस लेडी वेटर अमृतपाल कौर ने रेस्टोरेंट में उन्हें ड्राई आइस दी थी, वह अभी तक फरार चल रही है। बता दें कि गुरुग्राम के रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर की जगह ड्राई आइस खाने से 5 लोगों को माउथ बर्न हुआ। उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन अभी वे खाना नहीं खा पा रहे हैं। उन्हें लिक्विड डाइट पर रखा गया है। जिस लेडी वेटर अमृतपाल कौर ने रेस्टोरेंट में उन्हें ड्राई आइस दी थी, वह अभी फरार चल रही है। वहीं मैनेजर को गिरफ्तार किया जा चुका है। हरियाणा के सेहत मंत्री स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कुछ दिन पहले गुरुग्राम के रेस्टोरेंट में 3 कपल्स यानी कि 6 लोग गए थे। उन्होंने खाने के बाद माउथ फ्रेशनर मांगा, जिसे खाते ही उनके मुंह से खून निकलने लगा। उन्हें खून वाली उल्टियां होने लगी। उन्होंने इसका वीडियो बनाया और पुलिस को फोन कर दिया। और वहीं हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी अश्विनी कुमार जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, ड्राई आइस का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसकी क्या कुछ जानकारी है? जी, मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम में बीते दिनों एक रेस्टोरेंट के अंदर 6 लोगों को ड्राई आइस खाने से उनकी तबीयत खराब हो गई है। खाने के बाद ने उनको ड्राई आइस दी, जिनसे उनके मुंह में खून की उल्टियां आने लगी और उनकी तबीयत खराब होगी। इस दौरान उनके किसी सहयोगी ने उसकी वीडियो बनाकर पुलिस को वीडियो दिया और जिसके चलते पुलिस ने एक्शन दिखाते हुए इस मामले में जांच शुरू कर दी है। और अभी तक इस मामले में रेस्टोरेंट के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि वेटर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा के गृह मंत्री ने भी कल चंडीगढ़ में हमें जानकारी दी थी कि इस मामले को पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है और किसी भी सूरत में दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा। जी, इससे पहले भी क्या गुरुग्राम में ऐसी कोई घटना सामने आई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले गुरुग्राम में एक घटना पहले भी दोहरा चुकी है, लेकिन लगातार इस लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन पुलिस ने इस मामले में तुरंत दिखाते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिस एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से लगभग फरार है। जी, जिस तरीके से यह घटना सामने आई है, ऐसे में क्या सिर्फ रेस्टोरेंट को नोटिस ही दिया जाएगा या फिर उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा? जी बिल्कुल, पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कहीं ना कहीं होटल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई करने का मन बना लिया है और लगातार पुलिस इस मामले में लगातार आगे बढ़ रही है और होटल प्रबंधन को भी इस मामले में लगातार नोटिस दिया जा रहा है। जी, जिस रेस्टोरेंट में यह घटना हुई है ड्राई आइस की, ऐसे में इस रेस्टोरेंट में इससे पहले कोई घटना घटित हुई है? जी नहीं, इससे पहले तो इस रेस्टोरेंट में इस तरह की कोई घटना नहीं घटी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला काफी गंभीर है, जिस पर पुलिस ने तीव्रता से कार्रवाई करते हुए एक्शन मोड में आते हुए और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी अश्विनी जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुग्राम ड्राई आइस केस, खाना नहीं खा पा रहे पीड़ित, लिक्विड डाइट पर रखा गया। लेडी वेटर ने माउथ फ्रेशनर की जगह खाने को दिया था।
गुरुग्राम के रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर की जगह दिए ड्राई आइस खाने से 5 लोगों को माउथ बर्न हुआ है। उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन अभी वे खाना नहीं खा पा रहे हैं। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी निर्देश जारी किए हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और कारणों का पता लगाया जाए। यूपी पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ था, जिसके आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती का पेपर हरियाणा से लीक हुआ। एक दिन पहले सॉल्वर गैंग को पेपर मिला। 8 से 10 लाख में पेपर और आंसर की डील हुई। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 17 से 18 फरवरी को हुआ था पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर। बता दें कि 17 और 18 फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर हुआ था। 60,000 पद, 48 लाख से ज्यादा छात्र इसमें शामिल थे। परीक्षा के दिन एक दिन पहले ग्रुप में हुआ शेयर। 6 महीने में फिर होगी परीक्षा आयोजित। परीक्षा उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आयोजित की गई थी। पुलिस भर्ती पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक होने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा का पेपर हरियाणा से लीक कराया गया था। हरियाणा के एक शख्स ने मेरठ के सॉल्वर गैंग को ठीक एक दिन पहले प्रश्न पत्र और आंसर की दी थी। सॉल्वर गैंग के मेंबर पेपर और आंसर की लेकर एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों के पास सौदा करने पहुंचे। यूपी पुलिस भर्ती का पेपर हरियाणा से लीक हुआ। एक दिन पहले सॉल्वर गैंग को पेपर मिला। 8 से 10 लाख में डील हुई। एटीएफ ने 6 को पकड़ा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा का पेपर हरियाणा से लीक कराया गया था।
बता दें कि यूपी पुलिस भर्ती का पेपर हरियाणा से लीक हुआ। एक दिन पहले सॉल्वर गैंग को पेपर मिला। 8 से 10 लाख में डील हुई। एसटीएफ ने 6 को पकड़ा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा का पेपर हरियाणा से लीक कराया गया था। हरियाणा के एक शख्स ने मेरठ के सोलवर गैंग को ठीक एक दिन पहले प्रश्न पत्र और आंसर की दी थी। और इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी कुमार लगातार जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर जो लीक हुआ था वह हरियाणा से लीक हुआ था। उसके 6 आरोपियों को गिरफ्तार फिलहाल किया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 16 और 18 मार्च को यूपी में पुलिस भर्ती का पेपर था, जिसमें 48,000 पोस्टों के खिलाफ 60,000 अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए आए थे। मगर कहीं ना कहीं सोलर गैंग ने इस पेपर को एक दिन पहले ही लीक कर दिया है, जिसके कारण कहीं ना कहीं ये पेपर अब पुलिस उत्तर प्रदेश के द्वारा रद्द कर दिया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा इस पेपर पूरे लीक के अंदर कहीं ना कहीं इसके तार हरियाणा से भी जुड़े हुए हैं। पकड़े गए 6 आरोपियों ने बताया है कि उनको ये पेपर 17 तारीख को मिला था, जो कि हरियाणा से लीक हुआ था। और लगातार यूपी एसटीएफ हरियाणा में छापेमारी कर रही है और वह लगातार आरोपियों को खोजने में अभी तक जुटी हुई है। जी, इसके अलावा उन आरोपियों ने क्या कुछ जानकारी दी है पुलिस पूछताछ में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 18 तारीख का पेपर 17 तारीख को ही इन गैंग को मिल गया था और इन्होंने मोटी रकम की एवज में इस पेपर को लीक किया। और यह हरियाणा में पेपर लीक आउट का कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी यूपी में भर्ती घोटाले के दौरान यूपी से ही इस तरह के गैंग उजागर हुए थे, जिन्होंने घर से बैठकर सोनीपत जिले के आरोपियों ने पेपर को लीक आउट किया था। और हरियाणा में तो ये आम बात है, लगातार परीक्षाओं में इस तरह के घोटाले होते रहते हैं। और कहीं ना कहीं इस सोलर गैंग ने हरियाणा की सरकार की भी साख को भी दांव पर लगा दिया है। लगातार इस तरह के पेपरों को ये सोलर गैंग लीक आउट करती है, जिसके कारण हजारों लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा रहता है। और इस पेपर लीक एवज में ये लाखों रुपए युवाओं से लेते हैं, जिसके कारण इनका हौसला लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इन्होंने पुलिस प्रशासन और सरकार के नाक में दम किया हुआ है। जी, जिस तरह से आपने बताया है कि जो आरोपी है उन्होंने लाखों में इन पेपर को बेचा है, तो ऐसे में इन आरोपियों से अभी तक कितनी राशि बरामद की गई है? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि पकड़े गए आरोपियों से भारी मात्रा में लैपटॉप, मोबाइल्स और कैश प्राप्त हुआ है। और लगातार पुलिस इनसे जानकारी ले रही है कि इन्होंने कितने बच्चों को पेपर दिया है और किस रेट में ये पेपर की इनकी सौदेबाजी हुई थी और इसके तार हरियाणा से कैसे जुड़े हैं। क्या ये पेपर कहीं प्रिंटिंग प्रेस से लीक आउट हुआ है या किसी दूसरे माध्यम से? पुलिस इस एंगल से भी इस केस को देख रही है और लगातार यूपी एटीएस हरियाणा में दबिश देकर इस मामले को खंगालने में जुटी हुई है। जी अश्विनी जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल तो यह देखने वाली बात होगी कि इन आरोपियों से और क्या कुछ खुलासे होंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा का पेपर हरियाणा से लीक कराया गया था। हरियाणा के एक शख्स ने मेरठ के सोलवर गैंग को ठीक एक दिन पहले प्रश्न पत्र और आंसर की दी थी। सोलवर गैंग के मेंबर पेपर और आंसर की लेकर एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों के पास इसका सौदा करने पहुंचे थे। फिलहाल आज की विशेष चर्चा में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।